एडमिरल साहब, आप क्या समझते हैं कि 47 साल से जो सैंक्शंस के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसका मौजूदा मंजरनामे के अंदर सुप्रीम लीडर जो है वो असैसिनेट हुआ और फिर बच्चों के ऊपर हमला किया गया और फिर जो जहाज़ आया उसको भी मेनाव 168 का नाम दिया गया है। तो अब ऐसे माहौल के अंदर इब्तदा जो है उसके अंदर ऐसी खबरें आना, तो मैं ये तो नहीं कहता कि उसी वक्त बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया है कि नहीं, ये जो $6 अरब है ये हम बहाल कर देंगे या इसके ऊपर से सैंक्शंस उठा ली जाएंगी। पेपर वर्क तो पीछे होगा। अभी जो डेलीगेशंस उनके पहले मौजूद थे इन वफूद के आने से पहले, उन्होंने भी आपसी में रवाबित के अंदर बहुत सारी चीज़ें तरतीब दी होंगी। तो ये कितनी हौसला अफजा खबर है और इससे जो अगले मराहिल हैं वो कितने आसानी से अबूर होते दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, हौसला अफजा खबर है। मैं इसको सपोर्ट करूंगा बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखेंगे, मुज़ाकरात का जैसे ही ऐलान हुआ तो उसी वक्त ही लेबनान में इसराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से नेगोशिएशन की जो है वो स्ट्रेटजी है कि एक अपना, और उसको उन्होंने फिर सीज फायर से बाहर भी करार दे दिया इसराइल ने, और फिर अमेरिका की तरफ से भी यही बयान आया। तो उसमें ये स्ट्रेटजी थी कि जी हम कोई इस तरह का एक मैक्सिमम पोजीशन ले लें जो ईरान को पीछे हटने पे मजबूर करें अपना हरमुज़ से। तो लेकिन इसमें फिर ईरान की तरफ से एक बड़ी स्ट्रांग इंडिकेशंस आई कि जी जब तक लेबनान जो है वो ऑन बोर्ड एजेंडा पे नहीं होगा तो हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन सेनेटी ने प्रिवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये जो $6 अरब या सो कॉल्ड इस तरह की फंड्स की अनफ्रीज होने की बात हो रही है, तो ये भी मुज़ाकरात के सिलसिले की कड़ी है कि छोटे गिव अवे से शुरू किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज्यादा चीजें कंसीड की जाती हैं और एक मिडिल ग्राउंड पे पहुंचा जाता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी जो एक जो अमेरिका को जो परेशानी है वो अपना हरमुज़ के कंट्रोल की है, या उसके ऊपर जो ईरान का दावा है टोल चार्ज करने का या ट्रांजिट फी चार्ज करने का। तो अमेरिका को ये सबसे बड़ा इस वक्त खतरा ये है कि वो अगर एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हो गया तो उससे एक एक तो अमेरिका की जो ग्रेट पावर की जो स्टेटस है, पोजीशन है, उसको बहुत ठेस पहुंचेगी। और दूसरा, ये न्यू नॉर्मल जो है वो कहीं और भी फिर रेप्लिकेट हो सकता है कहीं दूसरी जगह, जो अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरा ख्याल में इस मुज़ाकरात का सबसे बड़ा जो एक नॉन नेगोशिएबल इशू जो होगा वो अपना हरमुज़ का कंट्रोल होगा। एडमिरल साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी आबनाए हरमुज़ के हवाले से देखा जाए तो दो उसकी शिपिंग लेन्स हैं, एक जो है ओमान की तरफ लगती है और एक ईरान की तरफ लगती है। ओमान वाला जो एरिया है उसको बंद किया गया था, ईरान वाला खुला था। अब आपको ये भी याद होगा कि माजी करीब के दिनों के अंदर ईरान ने ओमान के साथ बैठ के ये बात तय की कि आने वाले दिनों के अंदर जब इसका कंट्रोल लिया जाएगा और यहाँ पे जो टॉल वसूल किया जाएगा वो दोनों में बांटा जाएगा और दोनों इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे अपनी अपनी हुदूद में। तो अगर यहाँ पे कोई फैसला होता है तो आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है वो ओमान की मुशावरत इसमें शामिल करेगा या फिर अपने तहीं इस पे फैसला किया जाएगा? ये मेरे ख्याल में इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी आता है। जैसे आपने कहा कि ये इंटरनेशनल वाटर है, तो इंटरनेशनल वाटर तो उसको नहीं कहेंगे, बल्कि ये एक ऐसा तंग आबी रास्ता है कि जो दो इंटरनेशनल वाटर्स को आपस में मिलाता है। एक तरफ खलीज फारस है और दूसरी तरफ खलीज ओमान है। तो इस रास्ते के अंदर फिर एक आपने बिल्कुल सही फरमाया कि दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स इस पे ओवरलैप करते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 के तहत जो है तमाम मुल्कों के जहाज़ों को, तिजारती जहाज़ों को यह हक हासिल है कि वो उससे बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के गुजर सकें। यानी इस कोस्टल स्टेट्स को यह हक हासिल नहीं है। तो ये 1982 में ये लॉ कोई 11-12 साल की निगोशिएशन के बाद ये फिर आया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि ईरान ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ, इसी तरह अमेरिका ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ। अच्छा, और इसमें ये भी देखना जरूरी है कि काफी सारी ऐसी स्टेट्स हैं दुनिया में कि जो कि बिल्कुल आपने हरमुज़ की तरह से ही कुदरती आबी गुजरता है। जैसे बॉस्फोरस और डार्डेनल्स को एक मिलाती हैं, तुर्की में एक स्टेट्स मिलाती हैं, और वो ब्लैक सी को रास्ता प्रोवाइड करती हैं। वो भी नेचुरल स्टेट्स हैं, लेकिन उस पर 1934 का एक कानून है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, मॉन्ट्रूक्स कन्वेंशन। उस पे तुर्की को ये हक दिया गया है कि वो इस पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। तुर्की उस पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नेविगेशन की, पायलटेज की, और उसका फीस भी चार्ज करता है। और अगर ब्लैक सी के तरफ में जंग छिड़ जाए तो उसमें जो जो वॉरिंग पार्टीज हैं उनके शिप्स को वो कंट्रोल भी कर सकता है, सबमरीन का ट्रांजिट रोक सकता है। तो ईरान इसी किस्म का एक न्यू नॉर्मल चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि मतलब अगर यहाँ से ट्रांजिट गुजरते हैं और कोई कंट्री मुल्क जो मुझ पे जंग इम्पोज कर दे तो मैं उसके जहाज़ों को फिर कैसे गुजरने दूंगा। तो इसलिए मैं इस पे अपना कंट्रोल चाहता हूँ।
तो ये जो टोल का मुतालबा है ये भी हो सकता है, अभी देखें चीज़ें सामने आएंगी जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, हो सकता है ये भी ईरान की एक मैक्सिमम पोजीशन हो, और हो सकता है कि वो सिर्फ उस पे एक मैनेजमेंट में एक अपना शेयर चाहता हो, शेयर उस तरह से कि यानी उसके पायलट्स जो है, पायलट्स होता है कि जो एक बहरी जहाज को किसी भी तंग जगह से गुजारने में एक एक्सपर्ट होता है उस हम्म, कोस्टल मुल्क का जो हम्म, उसको बोट करता है। हम्म। तो हो सकता है वो इस तरह की कोई अरेंजमेंट चाहता हो। क्योंकि इसमें ओमान का भी स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमान जो है वो सिग्नेटरी है लॉ ऑफ द सी का 1982 का। तो अभी तक तो उन्होंने बड़ा एक न्यूट्रल सा बयान दिया है, लेकिन ईरान इसको यूनिलैटरली करना बड़ा मुश्किल है, और ये एक मेन क्रक्स है इस इशू का जो कि आगे चलेगा। एडमिरल साहब, आप ये देखिए कि जो गुज़श्ता मुआहिदे हुए थे, उन मुआहिदों में सूरत हाल क्या थी और उस वक्त के ताल्लुकात क्या थे, और अब जो हो रहा है इसके अंदर सूरत हाल क्या है। मैं अगर चंद जुमलों में इसका इहाता कर दूं, ना तो उस वक्त जो सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज था उस पर मुख्तलिफ 17 जावियों से हमले हुए थे, ना वो 2000 किलोमीटर उसे पीछे का सफर करना पड़ा, और उसके साथ साथ ना F-18 गिरा था, ना F-35 गिरने की इतलात थी, ना F-15 गिरने की इतलात थी, ना A-10 गिरने की इतलात थी, ना ही ब्लैक हॉक गिरने की इतलात थी, ना ही जो डिफेंस सिस्टम था अमेरिका का खत्ते के अंदर मौजूद वो इतना दबाव का शिकार था, ना ही जो मिसाइल पहुंच रहे थे उनका हदफ एक्यूरेसी के अंदर तब्दील हो चुका था, और दूसरी तरफ ना तो असैसिनेट हुए थे सुप्रीम लीडर, ना ही अली लारेजानी, ना ही 1.25 लाख से ज्यादा जो इमारतें थीं वो इस तरह मुनहदिम हुई या रहने के काबिल नहीं रहीं, और ना ही आबनाए हरमुज के ऊपर कंट्रोल हुआ था। तो अभी जो बैलेंस शीट रखी जानी है इस मुज़ाकरात में, उसके जो लेजर्स होंगे जिसमें डेबिट क्रेडिट देखना होगा, तो दोनों अतराफ में ये कुशन कितना मौजूद है कि जो 10 निकाती और 15 निकाती एजेंडा है उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत लचक दिखाई जा सके। जी, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट रही थी, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो आपकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट थी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स की आप बात बता रहे थे, मैं क्विकली दो तीन डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो और उसमें भी ऐड कर दूँ नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए या कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए डिबेट को। एक तो कल ईरानी डिप्टी वजीर खारजा मेरा ख्याल में खतीबजादा साहब है, उनका बयान आया था कि ये अमरीकी जहाज़ों के लिए भी हमने अपना हरमुज़ खोल दी है। सिर्फ ये उनका यही था कि जो एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इन्फोर्स किया है, जो एक नया रूट है उसके तहत और टेक्निकल कोऑपरेशन के तहत वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई अननोन सोर्सेज साइट किए हैं अमेरिकन, और उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान ने जो जंगी बारूदी सुरंगें बिछाई थी, तो उनकी पोजीशन जो है वो अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है वो ड्रिफ्ट हो गई हो, या ईरान को भी अभी मुश्किल हो रही है उनको होगी स्वीप करने में। तो एक बड़ा सटल और बड़े लेकिन मैं समझता हूँ एक इम्पोर्टेंट इशारा दिया गया है कि ये अपना हरमुज़ का मामला इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा एक जैयद जो है अखबार जब एक अननोन सोर्सेज के तहत इस तरह की एक इंटेलिजेंस लीक करता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। साथ साथ आपने देखा अभी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सऊदी अरेबिया की तरफ से ये अभी प्रेस रिलीज सामने आई कि हम्म। पाकिस्तानी जंगी जहाज और सपोर्ट जहाजों का उन्होंने कहा कि एक दस्ता जो है वो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंचा है। जी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, और ये इंश्योर करेंगी कि सीज फायर जो है वो प्रोलॉन्ग हो और निगोशिएशंस आगे चलती रहें, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्स निगोशिएशंस हैं वाकई ओवरनाइट तो बिल्कुल हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते कि किसी हाल की तरफ निकलेगा। हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल मुलाकातों के में क्रिस्टलाइज होगा, और फिर कोई आगे एक बात बनेगी, और मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये एक फ्रोजन वॉर के तहत हो जाएगी। अगर कोई एग्रीमेंट ना भी हुआ तो फ्रोजन वॉर वो होती है कि जिसके अंदर कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं होता, कोई क्लियर वॉर टर्मिनेशन नहीं होती, और एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट बैक बर्नर पे चला जाता है, चीजें चल पड़ती हैं। लेकिन इसके अंदर भी और दोबारा फिर रीफ्लैश होने का उसमें चांस रहता है। लेकिन इसमें जो अपना हुर्मुज वाली एक ऐसी जो शिक है जो ईरान की तरफ से जो एक स्टेट पोजीशन है, उसमें ये भी बड़ा चैलेंजिंग है कि ये फ्रोजन वॉर की तरफ जाता है या नहीं जाता, या दोबारा फ्लैश होता है। लेकिन मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल करेगी दोनों साइड्स पे। ईरान भी नहीं चाहता कि लेकिन जंग लेकिन लंबी हो। सर अगर फ्रोजन वॉर वाला मंजरनामा हो तो आप क्या समझते हैं कि दोनों में से वो सूट किसको करता है? एक तरफ अंदरूनी तौर पे प्रेशर बहुत ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और इसी वजह से हमें ये मालूम पड़ता है कि जेडी वैंस को इसके अंदर शामिल किया गया कि जो जंग के मुखालिफ थे, जिन्होंने ट्रंप का साथ इसलिए दिया कि हमारे बच्चे जो है ये जंगों के अंदर नहीं मरवाएगा, और अभी आके वो फिर साथ में बैठते हैं उन दो अफराद के जो पहले होने वाले मुज़ाकरात के मंजरनामे को उलट कर चुके थे। तो
اگر فروزن وار والا منظرنامہ ہے تو کیا یہ سوٹ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور وہ کیا ایسا نیریٹو جو ہے اپنے عوام کو، کانگریس کو یا اسرائیل کو بیچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام اہداف حاصل کر لیے، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب وال سٹریٹ جرنل کے اوپر وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تو جتنے اہداف تھے وہ حاصل کر لیے، مجھے تو اس کے اندر کوئی کمزوری کا عنصر نمایاں دکھائی نہیں دیتا؟ جی نہیں، بالکل وار تو کسی بھی کو سوٹ نہیں کرتی، اور اسپیشلی اس لیول کی وار کے جس کے اندر پوری دنیا کی معیشت کو ایک بہت اسٹرانگ ایک دھچکا ملا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس میں جو غریب ہیں پوری دنیا کے، جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، ان کے اوپر جتنا اسٹرانگ امپیکٹ آیا ہے، تو ایک طرح سے یہ سیز فائر سے ایک امن کی جیت ہے، میں تو سمجھتا ہوں. اور امید کرتے ہیں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ایک پرماننٹ سیز فائر کی طرف جائے. فروزن وار کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ اس کیس میں ہونا یہ مشکل بھی ہے، کیونکہ اب نیا ہرمز والا جو فیکٹر ہے وہ اس کو فروزن وار ہونے نہیں دے گا. اور زیادہ تر جلد از جلد جو ہے میرے خیال میں اس میں پرماننسی سیز فائر میں آنے کی امید ہے. کیونکہ لمبی جنگ تو کسی فریق کو بھی سوٹ نہیں کرتی، دنیا کو سوٹ نہیں کرتی، اور دنیا یہ افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ جیسے شروع میں فورکاسٹ کی جا رہی تھی کہ دنیا کو ایک اکنامک ریسیشن، جو ایک گریٹ ڈپریشن کی جس طرح بات ہوئی تھی 1930s کا، اس کی طرف کہیں نہ چلی جائے، کیونکہ دنیا ملٹیپل کو فیکٹرز کسی بھی خطے کے اندر جو جنگ ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے.